सर, मैं जानना चाहता हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और उत्तराखंड को बहुत करीब से देखा है, रिसर्च किया है, कई पेपर आपने पब्लिश किए हैं। यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतियों पर आपकी पैनी नज़र रही है हमेशा। थोड़ा आप हमेशा से उस पर विचार देते रहे। मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं सर्वे कर रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, सर यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत सामान्य नहीं। अगर एक तरफ हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक तबका है, कोई भी एक जो जाति है वो पूरी तरह खराब है, या ये भी नहीं कह सकते कोई एक जाति है वो बहुत अच्छी है। लेकिन सर जातीय व्यवस्था उत्तराखंड में ज़्यादा जटिल है अभी भी। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश में जितना जाति व्यवस्था आतंकित कर रही है, परेशान कर रही है लोगों को, उतना ही रिटेलिएशन हो रहा है वहाँ। ऐसा क्या कारण है सर कि यहाँ पे अभी एक घटना मुझे जानकारी मिली सोनप्रयाग में कि एक दलित परिवार से आने वाले जो ऐसी कम्युनिटी के हैं, उनके बड़े बेटे को मार दिया गया। उन्होंने सिर्फ इस आधार पे कार्रवाई करने से मना कर दिया कि उनका एक बेटा हुआ है उसे मार दिया जाए। ये परिवर्तन सर कब आएगा? क्यों उत्तराखंड में जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, वो इतने डरे हुए हैं कि वो लोकतंत्र में अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं? जबकि सारी सरकारें, जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो वो अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्रों में दावा करती हैं कि यहाँ शासन, सुशासन, कानून व्यवस्था हम मजबूत करेंगे, विकास करेंगे, तमाम चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए हैं, उसके बावजूद ये हालात अभी क्यों बने हुए हैं? इस पर आपका क्या विचार है? देखो अखिलेश जी, मेरा तो ये विचार है कि मैं तो किसी जाति को मानता नहीं। मैं केवल एक ही जाति को मानता हूँ, वो जाति है मानव जाति। और मानव, जब हम मानव की बात करते हैं तो मानव में वो सब आ जाते हैं जो इस दुनिया में मनुष्य है। वो चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे भारत की बात हो, चाहे विश्व की बात हो, मानवता ही एक जाति है। और उस जाति का जो धर्म है वो है मानवता। अगर हम इस दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे, स्वयं का आंकलन करने की कोशिश करेंगे, क्या कभी इस दुनिया में जो एक व्यक्ति होगा, पहला व्यक्ति, वो किस जाति का होगा, वो किस धर्म का होगा, वो किस क्षेत्र का होगा, वो किस भाषा का होगा? अगर इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम सब एक हैं। तो हमें अपना जो हमारा चिंतन है, जो समाज का जो विचार है, जो लोग इस प्रकार से समाज को बांटने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि उनको पुनः अपना स्वमूल्यांकन करने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। स्वयं का आंकलन करके ये देखने की कोशिश होगा कि जब इस दुनिया में एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक पृथ्वी है, एक पानी है, एक हवा है, तो फिर हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरी परिकल्पना से बाहर है। इसलिए मेरे डिक्शनरी में तो अलग अलग कास्ट की कोई बात है नहीं। लेकिन जो आपने बोला है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज में हैं, वो मुझे लगता है कि वो आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर इस प्रकार का कुछ है तो उस पे भी जो है विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि इस ज्ञान के युग में अगर अभी भी हम लोग इस प्रकार के विचार को समाज के बीच में रख करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि समाज का हित नहीं हो सकता है। इसलिए सर्व कल्याण तभी संभव है जब हम सब जो हैं एक होंगे। और मैं सतनामी मानता हूँ, समाज के पुरोधा, नेतृत्वकर्ता गुरु घासीदास कहते हैं कि मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान। प्रोफेसर साहब हैं, इनका भी कहना यही है कि जो मनुष्य है, जो पहला मनुष्य हुआ, वो किस जाति में रहा होगा, किस धर्म में रहा होगा, किस क्षेत्र का रहा होगा, कौन सी भाषा बोलता होगा, उसको अभी ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। यानी कि समाज बना, समाज के बाद समाज में जाति व्यवस्था प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी भी जाति, किसी भी समाज में सारे लोग खराब नहीं होते हैं, सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन उनको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी। मेरा जो आपसे विचार है जानने का, क्योंकि आपके विचार हैं बहुत अच्छे हैं और समाज में जाएंगे तो उसका एक बड़ा मैसेज जाएगा, समाज सुनता है। भारत हमेशा से दर्शन के क्षेत्र में, जैसा कि माना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के लिए मार्गदर्शक का काम करता रहा है। लेकिन वर्तमान में हालात ये हैं कि सर, ऐसा लगता है कि हम अपने भविष्य के लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं, अपने नेतृत्व के लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं। चाहे वो मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं, या यूरोप में जो हालात बन रहे हैं, वेनेजुएला से उठा लिया जा रहा है और वही व्यक्ति लगातार शांति की बात करता है, अपने आप को कहता है कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और वो इतना बड़ा तानाशाह हो गया कि किसी भी देश में जाकर के उसकी चुनी हुई सरकार के राष्ट्रपति को उठा के ले आता है। भारत की पॉलिसी अभी बहुत पिछड़ी हुई नजर आती है। मुखरता से जवाब नहीं दे पाना,
अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेनेजुएला के समर्थन में खुलेआम खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि वेनेजुएला से हमारे उतने आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार का हित उतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना कि अमेरिका से या रूस से जुड़ा हुआ है। लेकिन बावजूद भारत हमेशा से पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक का काम करता रहा है, मानव शांति के लिए काम करता रहा है। तो ऐसे हालातों में से भारत की कौन सी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सा ऐसा विचार होना चाहिए कि फिर भारत दुनिया के लिए मार्गदर्शक का काम करे? नहीं अखिलेश जी, देखो, भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है, रहेगा और आज भी है। कि भारत का जो कॉन्सेप्ट रहा है हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग बात करते हैं। पूरा विश्व हमारा परिवार है। भारत शांति की बात करता है, भारत सद्भावना की बात करता है, भारत प्रेम की बात करता है, भारत एकता की बात करता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे भारत की, वो चाहे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से अगर आप देखेंगे, जब हम पंचशील के सिद्धांतों को अपनाने की बात करते थे तो उन पंचशील के सिद्धांतों में यही सब कुछ था कि हम कभी भी जो है किसी दूसरे देश के अधिकारों के ऊपर अपना कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे। इस दृष्टि से तमाम सारे जो हमारे विचार थे, जिस दृष्टि से भारत की नीतियां रही हैं पहले से लेकर के आज तक, भारत हमेशा शांति की बात करता है, प्रेम की बात करता है, दुनिया में सद्भावना की बात करता है। और अभी जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कॉन्सेप्ट अभी उन्होंने दिया है, मेक इन इंडिया की जो बात हो रही है, जो स्वदेशी की जो बात हो रही है, जो है अपने ही देश का जो प्रोटेक्शन होगा वो उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये धीरे धीरे आने वाले समय में मुझको लगता है कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, एक नई राह उनको दिखाएगा और लोग जो हैं स्वावलंबी इसमें भी होंगे। ये ऐसा नहीं कोई आज का है, ये गांधी जी भी इस बात को कहते थे जब वो कुटीर उद्योग की बात करते थे, जब वो जो है अपने द्वारा काते के ऊन के द्वारा वस्त्र बनाने की बात करते थे, स्वदेशी की बात करते थे। उस कॉन्सेप्ट्स को लेकर के इंडिया का हमेशा से जो है अपना विजन क्लियर रहा है और क्लियर है। तो आने वाले समय में निश्चित है कि भारत जो है विश्व के समक्ष जो है एक विकसित देश होगा। और अभी हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं विकसित भारत 2047 में, जब भारत को आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा सिनेरियो भारत का चेंज होगा विश्व के सामने, और भारत जो है विश्व के समक्ष जो है एक बेहतरीन स्थान पे इंडिया होगा। और इसमें मुझे लगता है कि हम सब का योगदान होना चाहिए। वो इस देश का युवा हो, इस देश की महिला हो, इस देश का कारीगर हो, इस देश का कोई भी हो, वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हर एक व्यक्ति को अपना अगर 100% विकास के लिए हम देने का काम शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है एक विकसित के रूप में, विकसित भारत के रूप में दुनिया के समक्ष खड़ा होगा। भारत हमेशा से बुद्ध के रास्ते पे चला है। शांति, समता, बंधुता, भाईचारा। बुद्ध का एक अच्छा उद्देश्य है कि वो कहते हैं कि आप संसाधनों का उपयोग वैसे करें जैसे कि संसाधन है। प्रकृति में अगर जरा भी असमानता आएगी तो मानव समाज असमान हो जाएगा। सर का कहना है कि भारत हमेशा से समृद्ध रहा है दुनिया के सामने, और इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम हड़प्पा से या और उससे पीछे से जाकर के देखें तो दुनिया से ट्रेड करता रहा है, भारत निर्यात करता रहा है। लेकिन अगर अभी दुनिया के सामने देखें तो भारत बाजार बन के रह गया है, सिर्फ और सिर्फ बाजार बन के। आज भारत के पास ऐसा कोई विजन नहीं है कि भारत दुनिया को रास्ता दिखा सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि वो मेक इन इंडिया, स्वदेशी, इसमें भी विरोधाभास हो सकता है। देखो आप देखेंगे कि जब ग्लोबलाइजेशन आया भारत में तो भारत को दुनिया के लिए दरवाजे खोलने पड़े, और वो खोलने जरूरी भी थे। बिना दरवाजे खोले आप दुनिया के साथ घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि पूरा सो हमारा परिवार है, उससे अलग तो नहीं हो सकते। और इसलिए हमें विश्व की राजनीति पे कड़ी नजर रखनी है। अगर हम विश्व की राजनीति में पिछड़ते हैं, जैसे हाल फिलहाल में अभी एक इंडेक्स आया और उसमें ये कहा गया कि भारत 10 ताकतवर देशों से बाहर हो गया, सऊदी अरेबिया हमसे आगे चला गया, उन 10 देशों में शामिल हो गया।